क्या हुआ इसका आंसर? हेलो, बना है, क्या? बता रहे बता। अच्छा, क्या होगा इसका भी? हेलो, हाँ सर रुक जाइए, टू ऊपर का वाला कितना टू टाइम? होगा इसका 2 होगा और इसका दूसरा लेगा। दूसरे वाला तो आप तो जहाँ भी दिए पढ़ेंगे तो अच्छा करो ना। और कोई नहीं आई है, बस तुम ही आई है। सर 1/4। देखते हैं। तुम बताओ जी, क्या नाम है? साक्षी। सर सर 1 का 3 होगा, 3:1। 3:1। अब आ गया ना विवाद। दो दो ऑप्शन और एक इसका दूसरा लगा।
क्लियर नहीं आ रहा, फटफट के आ रहा बोर्ड पे जो भी है, अच्छा फट देखो रहा है। इसमें एक मिनट, ठीक तो है जी। पता नहीं सर, यहाँ नेटवर्क की वजह से सही से हो रहा है शायद, तो हो सकता यार है। ठीक है। हाँ। सर वो फर्स्ट वाला के शायद ये 4 होगा आंसर। 4। हाँ, चलो अगला दूसरा का, दूसरा का नहीं, दूसरा का बताओ। दूसरा नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। पहले तो पढ़े थे उसको, उस वक्त साफ आ रहा था, अब नहीं आ रहा उतना साफ। अब ये वेट करना पड़ेगा, हो सकता है ठीक हो जाए फिर। ओ उसी वक्त उसका आंसर लगा था। ठीक है। ठीक है, हाँ हुआ था फिर। 12 पॉइंट हुए तो राउंड सीट्स थी। देखो बहुत टाइम लग गया जी सोनम। हाँ, इसका बोले सर 4, इसका होगा 1/4, हमको लग रहा है, पता नहीं। ठीक है देखते हैं अब। सर आ ही नहीं रहा है, पूरा में दिख नहीं रहा, दिख ही नहीं रहे ना, आप दिख रहे ना, बोर्ड दिख रहा है। जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। एक मिनट, हाँ यहाँ तो सर, ठीक आ है जी, गया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ लगता भी आ गया। हाँ वही है। है। देखो इसका हम बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें इसका थर्ड सही होगा। देखो ये है और ये है, इसका फिनोटाइप बताना है, ठीक है, बाहर से दिखने लगा करेक्टर। तुम अपनी सुविधा के लिए इसको तुम रिंकल मान लो, कोई दिक्कत है ना, रिंकल। और इसको क्या मान लेंगे, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी है ना, यहाँ पे ये ड्वार्फ हो जाएगा। और इसको क्या मान लेंगे, राउंड मान लेते हैं। यहाँ पे बनाए दिख रहा है ना सबको, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस विथ क्या, कैपिटल आर स्मॉल टी। गैमिट बना दो, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। इसके साथ गैमिट बनाओगे तो दो तरह का गैमिट बनेगा ना, एक आर टी बनेगा, एक स्मॉल आर और स्मॉल टी बनेगा। इधर भी दो तरह का गैमिट बनेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल टी, एक स्मॉल आर स्मॉल टी। पुनेट स्क्वायर बनाओगी तो एक आर टी यहाँ लिखे थे, एक आर और टी यहाँ लिखे थे, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल टी और यहाँ पे भी क्या होता है, स्मॉल आर स्मॉल टी। ये दोनों मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका नाम क्या दोगी, राउंड एंड टॉल, राउंड एंड टॉल देंगे ना। फिर ये वाला इसके साथ मैच करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या हो जाएगा जी, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा जी, है ना, ये हो जाएगा आपको राउंड एंड आपको ड्वार्फ हो जाएगा, राउंड एंड ड्वार्फ। ये वाला इसके साथ इसको मैच करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, रिंकल एंड टॉल हो जाएगा। और ये वाला इसके साथ मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, रिंकल ड्वार्फ हो जाएगा। नहीं तुम्हारा सही है जी सोनम, रिंकल एंड ड्वार्फ है ना, सोनम भारती का सही है, सेकेंड ऑप्शन होगा जी, ठीक है, फर्स्ट थर्ड नहीं होगा। फिनोटाइपिक रेशियो बताना है, बाहर से दिखने में, ये है राउंड एंड ड्वार्फ, ये है आपको रिंकल टॉल, ये क्या रिंकल ड्वार्फ। चार अलग अलग तरह के बच्चे हैं ना, चार अलग अलग तरह के बच्चे, तो ये आंसर सही होगा जी, सही है तुम, है ना, तुम्हारा सही हुआ। और उसके बाद ये क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि
ड्वार्फ प्लांट विथ है ना रिंकल वाला, याद कीजिए सबसे छोटा छोटा वाला, स्मॉल टी और स्मॉल आर बताना है, ये एक ही टोन बनता है, ठीक है। याद कीजिए वो जो पुणे स्क्वायर बनाते थे 16 बच्चे में, तो 16 में से सबसे लास्ट वाला याद आ रहा है, लास्ट वाला जो था उसमें आपको क्या बनता था, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये चौथा ऑप्शन सही होगा जी, ठीक है। ये भी सही है, इसका सेकंड सही होगा जी, सही है ये वाला, तो सेकंड वाला याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट वन है कि विच ऑफ द है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सो है ना, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following so which of the following so law of independent assortment, law of independent assortment। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे लिख रहे हैं आप which of the following so which of the following so law of independent assortment कौन है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं टेस्ट क्रॉस, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बैक क्रॉस, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, एक है चौथा ऑप्शन में आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या होगा इसका आंसर बताइए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। हाँ यही सही है, क्योंकि देखो ये कंफर्म नहीं है कि ये मोनो हाइब्रिड का बात हो रहा है कि डाई हाइब्रिड का, इसमें भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि मोनो हाइब्रिड की डाई हाइब्रिड है, पर ये तो कंफर्म हो गया कि ट्राई हाइब्रिड। कल हम बताए थे ना, ये लॉ जो है डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड इस सब पे लागू होता है ना, मोनो हाइब्रिड पे नहीं लागू होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बस सिर्फ और सिर्फ ट्राई हाइब्रिड पे ही लागू होता है जी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा अपने तसल्ली के लिए है ना, हालांकि कोई कमेंट नहीं किया था है ना, देखा तो है 15 बच्चा देखा है जो हम कल पढ़ाए हैं, और लेकिन कोई कमेंट नहीं किया कि वो 3 को पावर n पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं, आप ही लोग जवाब दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सर आप बोल के क्वेश्चन लिखिए तो। अच्छा बोल के लिखे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म, बोल के लिखा, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म if an organism having genotype capital P small p, capital R small r, capital G small g। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 0। बताइए तो। 10 to the power n 8। हाँ सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है जी, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ है ना जीनोटाइप will produce if selfing occurs है ना between। सर पहले क्वेश्चन में आप फिनोटाइप के बजाय जीनोटाइप लिख दिए। ठीक तो है, इस आदमी का जीनोटाइप ये है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट
फॉर्म इफ ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप, ये इस एक बंदे का डीएनए ऐसा है। समझ में आया? आप दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप विल, है ना, आपको प्रोड्यूस इफ सेल्फिंग अकर्स बिटवीन टू सेल्फिंग अकर्स बिटवीन टू सेम ऐसे वही होता है, सेल्फिंग अकर्स बिटवीन टू सेम जीनोटाइप पैरेंट if parent ब्रैकेट नहीं देते हैं, if parent genotype कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल G स्मॉल g। क्वेश्चन समझ में आया वाला? दूसरा क्वेश्चन करा कि कितने तरह के बच्चे बनेंगे, है ना, कितने तरह के जीनोटाइप वाले बच्चे बनेंगे, फिनोटाइप नहीं पूछ रहे हैं, जीनोटाइप वाले बच्चे बनेंगे अगर सेल्फिंग हो जाए ऐसे वाले लड़के या लड़की में, है ना। ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, ऑप्शन दे रहे हैं आपको 8, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 9, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 27, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 64। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, हाँ बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? 27 सही हो सकता है। देखो और सब देखो, क्वेश्चन कर रहा है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने तरह के बच्चे पैदा ले सकते हैं डीएनए के बाइस पे आधार पे अगर सेल्फिंग हो जाए ऐसा लड़का ऐसी लड़की में, है ना। 64 जीनोटाइप पूछ रहे हैं जी, ठीक है, कितने बच्चे बनेंगे वो नहीं पूछ रहे हैं, जीनोटाइप बताना है, कितने तरह के जीनोटाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। बच्चे बनेंगे तो 64 तरह के पॉसिबिलिटी होंगे, हाँ बट जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस लास्ट होगा ये। एक तीसरा क्वेश्चन बोल देते हैं, हाउ मेनी ऑफ स्पर्म विल प्रोड्यूस इफ, है ना, सेल्फिंग अकर्स बिटवीन कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसका भी ऑप्शन दे रहे हैं 8, दूसरा 16, तीसरा 9, चौथा 32। 8 देखते हैं 16 होगा, 16। ठीक है 16 होगा, ठीक है। देखो ये भी सही है, 3 होगा और ये 16 होगा। अब देखिए, अब इसमें 27 कैसे हुआ, है ना, इसको समझा रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो था वो समझा रहे हैं हम आपको। करा क्या, एक लड़का भी आपको कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल r है, कैपिटल G स्मॉल g है। लड़की भी यही है, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R, है ना, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल G स्मॉल g। और पूछ रहा है क्या, कितने तरह के डीएनए वाले बच्चे पैदा लेंगे। डीएनए देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए सॉफ्ट वाला क्वेश्चन जो तुम लोग पढ़ी हो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगर यही क्वेश्चन रहता, बस डाटा ये दे देता, तो तुम घबराती थोड़े, तुम बना देती कि याद आता तुमको कि इसमें जीनोटाइप देखो, याद करो, इस दोनों को क्रॉस होने के बाद जीनोटाइप कितना लिखती थी, 12 24, है ना, और फिर 12 24, है ना, यानी 12 12 एक लिखते थे ना। तो कितना जीनोटाइप दिख रहा है तुमको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जीनोटाइप दिख रहा है ना, 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा ना इससे कि हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 तरह का जीनोटाइप। अब इसके लिए तुमको एक फॉर्मूला हम दिए हुए थे कि अगर दोनों तरफ सेम टाइप के पेरेंट हो, दोनों तरफ देखो, ये बात ध्यान रखना, कब ये फॉर्मूला यूज होगा या कब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, जब माँ बाप दोनों एक ही तरह का डीएनए का होगा, तब नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, है ना, निकालने का फॉर्मूला 3 टू द पावर n है जी। जहाँ n क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा, है ना, जहाँ पे n क्या देखोगे आप, हेटेरोजाइगस लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखो हेटेरोजाइगस क्या हुआ है, 1 और 2 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, सॉल्व करो तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आया था ना, दिख रहा है बोर्ड? हेलो, नहीं दिख रहा सर, लाइट आ रहा है। अच्छा रुक जाओ तब, ठीक है, तो इतना दूर तक तो देखिए ना, मतलब 9 टाइप लिखे वो दिखाई देना, है ना। अब इसके लिए देखो एक फार्मूला लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं फार्मूला, अगर माँ बाप का सेम डीएनए हो ना,
तब इसके लिए एक फार्मूला आता है नंबर ऑफ जीनोटाइप का फार्मूला। नंबर ऑफ जीनोटाइप का एक फार्मूला आता है जिसका वैल्यू होता है 3 टू पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस अलील, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस अलील। लेकिन ध्यान रखना हम ये फार्मूला कब होता है, ठीक है, ये दोनों डीएनए एक जैसा होगा तब हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल कर सके 3 का पावर n। अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहे हैं, जो रेफरेंस ये थे, हमने 9 जीनोटाइप तो ऐसे रट के रखे हुए थे, और अब आपको इसको सॉल्व करोगी, याद करो इसमें एक हेटेरोजाइगस और ये एक हेटेरोजाइगस, कोई एक की तरफ का लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 टू पावर 2 लिखोगी ना, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस और ये दूसरा हेटेरोजाइगस। तो जब सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आया? देखो 9 यहाँ भी लाए हैं ऐसे रट करके, नहीं तो आपको तुरंत बनाना 10 सेकंड के अंदर में, तो 3 का पावर n करके फॉर्मूला से बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूला भी देखो, एक हेटेरोजाइगस, ये दूसरा हेटेरोजाइगस है, ये तीसरा हेटेरोजाइगस है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27। समझ में आया? 27 आ गया, बोलो समझा जी साहब है कि चला गया? तो ये 27 लाए हम, ठीक है, कब, जब दोनों तरफ माँ बाप का डीएनए सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो अभी फंस जाएगा। देखो हम एक क्वेश्चन दे के समझा देते हैं, ये यही जगह पे दोनों तरफ डीएनए एक जैसा नहीं रहेगा तब जीनोटाइप एक जैसा नहीं आएगा जी, ठीक है, तब तुमको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। रुक जाओ हम वो भी लिख देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिए है ना, अब एक ये वाला भी देख ही लेते हैं, ये वाला केस जो देख रहे थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म, यहाँ पे कितने बच्चे बनेंगे उसकी बात हो रहा है। तब आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना होगा, है ना, दोनों तरफ का गैमेट लिखना होगा। ये समझ में आ रहा है? 27 वाला तो हो ही गया होगा। अब एक दूसरा जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो था, है ना, 1 मिनट इसको मिटाने दो। अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं जिसमें कह रहा है क्या, कितने तरह के आपको नहीं, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग फॉर्म, टाइप नहीं पूछ रहे हैं हम तुमसे, यहाँ टाइप नहीं लिखा हुआ, गौर कर रहे हो, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग विल फॉर्म विल प्रोड्यूस इफ सेल्फिंग अकर्स बिटवीन इस तरह के लड़के में, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस केस में याद करो पुनेट बनाती थी तो 16 तरह का प्रोबेबिलिटी आते थे ना, 16 बच्चे ना आते थे, 16 में से कोई एक ही बच्चा पैदा लेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी कितना का था 16 का था। ऐसे रटी हुई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसके लिए फॉर्मूला होता है गैमिट ऑफ दिस साइड, है ना, गैमिट ऑफ पेरेंट साइड, पेरेंट ए, गैमिट ऑफ पेरेंट, है ना, गैमिट ऑफ मेल मल्टीप्लाई विथ गैमिट ऑफ फीमेल, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे गैमिट ऑफ फीमेल, दैट इज, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे 2 द पावर n, इधर भी 2 के पावर क्या करोगी n। अब इसका सॉल्व करो, है ना जी, 2 द पावर n का तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर भी सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 हो जाएगा। समझ में आया जिम कहना चाहे तो 16 तरह का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन है जी, मतलब कुछ देखो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, इफ क्रॉस बिटवीन, है ना, इफ जानवर के हल्का सवाल दे रहे हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, देन हाउ मेनी जीनोटाइप्स, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म, यहाँ टाइप पूछ रहे हैं हम, ठीक है, वही 3 to the power n वाला फॉर्मूला टाइप का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसमें कोई लड़की है ना गलती से, यानी ये देखो ये लड़की पहले लिखेगी कैपिटल आर स्मॉल वाई, गलती से ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर दी, फंस गई, वो पूरा खेले खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, डाटा साफ गलत आ जाएगा, इधर हेटेरोजाइगस तो है सर और इधर हेटेरोजाइगस नन है, तो फंस नहीं जाएगी वो। इसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा जी। इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, अगर आप प्रोसेस से, मतलब ऐसे भी प्रोसेस में भी जाके बना सकती हो, नहीं तो फॉर्मूला भी है इसके लिए। अब जब दोनों तरफ एक जैसा माँ बाप नहीं होगा तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग निकालेगा, ऊपर लिख देते हैं जी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये केस में हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला,
कि अगर माँ बाप ऐसे निकल गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग टाइप ऑफ उसको इत्मीनान से समझिएगा अच्छे से। तो टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 2 के पावर n एक तरफ का और 2 का पावर 0 एक तरफ का, मतलब नंबर ऑफ गैमिट ऑफ बोथ साइड है ना। देखो इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका गैमिट और इसका गैमिट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमिट टाइप ऑफ वही फॉर्मूला जब पहले भी यूज किए थे, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमिट है ना मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमिट। जा रहा मेरी बात समझ में। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला 2 द पावर है ना, आपको 2 लिखेंगे और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग 2 द पावर 0। आप फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो क्योंकि देखो ना 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम है ना, होमोजाइगस होता तो क्या मान के चलते हैं 0 ना, चलो जी हम क्या होता है। और इसके लिए क्या लिखेंगे 4 और इसके लिए क्या लिखेंगे 1 और गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है जी, साक्षी तुमको समझ में आया ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन देगा, देखना जानबूझ के, ये सब बहुत बच्चा जोश में गलती करता है इस तरह का क्वेश्चन सब में है ना, ये ठीक से क्वेश्चन पढ़ा नहीं गलती हो गया। इस सब पे प्रैक्टिस होना जरूरी है कि अगर आपसे हम ये पूछे ऐसा लड़का और ऐसी लड़की है और तब इसके टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बताइए, इसके बच्चे का जीनोटाइप बताइए, तब थोड़ा रुकोगी, थोड़ा समझोगी इसको कि भाई दोनों तरफ माँ बाप एक जैसा नहीं है, इसका मतलब हमको ये फॉर्मूला लेना है जी, ठीक है। और दोनों तरफ माँ बाप अगर एक जैसा रहता तब 3 टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है जी, सेम वही फॉर्मूला है जो आप इसके लिए निकाली हो, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला उस केस में भी काम आता है जब हेटेरोजाइगस माँ बाप हो जी, ठीक है। अब इसका जो सॉल्व किया तो कितना आ रहा है जी, ये 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 4 इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया और ये हो गया, इसका 4 आया। हम इसको क्रॉस चेक कर देते हैं कि भाई सर बनाए तो सही बनाए कि नहीं। देखो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे, इधर क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखोगी ना। अब इसका जीनोटाइप याद कीजिए सब आदमी, इसका गैमिट लिखो, इसका गैमिट क्या होगा जी आर वाई, उसके बाद क्या था जी, एक था आपको आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, है कि नहीं कोई जी, स्मॉल आर कैपिटल वाई, हाँ उसके बाद स्मॉल वाई, इसका गैमिट लिखो तो क्या होगा आर वाई होगा। ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा तो क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या हुआ, अच्छा ठीक है। ठीक है बोले ना, तो यहाँ पे क्या था इसके बारे में बताओगे तो क्या होगा, ये राउंड येलो होगा, राउंड येलो, डीएनए अलग है ना। फिर इसका लिखो तो स्मॉल आर कैपिटल एस वाई स्मॉल वाई, इसका और इसका लिखेंगे तो क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो कोई भी आदमी गौर कीजिएगा तो चारों अलग अलग डीएनए का है, ये डीएनए अलग है ना, ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है, ये डीएनए, सब 4 अलग अलग तरह का डीएनए। इसका तो मेरा बात सही था, मतलब हम 4 जो निकाले थे वो सही निकला जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक भारी करके देते हैं क्वेश्चन, देखते हैं ये वही होगा, यही डिट्टो यही ट्रैक होगा, बस थोड़ा सा डाटा बढ़ा देते हैं है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप फॉर्म है ना ऑफस्प्रिंग फॉर्म if their parent is कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल P और कैपिटल है ना आपको G स्मॉल g क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल P कैपिटल G। जल्दी बताओ 10 सेकंड के लिए बताओ। पहला ऑप्शन दे रहे हैं है ना आपको 4, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं है ना आपको 3, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 9, चौथा ऑप्शन दे रहा है 27। बताइए क्या आंसर होगा इसका? 27। हे भगवान, 4 होगा ना जी, 4 होगा क्या? अभी तुम लोग को बताए ना अभी कि देखो इसका गैमिट निकालोगी हाँ जी, इसका गैमिट निकालो तो कितना आएगा 2 तो 2 ना होगा। देखो ना एक हिट हो जाएगा सही, ये एक हिट हो जाएगा सही, तो 2 का पावर 2 ही ना होगा। इधर तो सब सेम है, सब सेम है तो क्या हो जाएगा 0 ना, 0। अब इसका 4 गुने 1 लिखोगे तो कितना होगा ये
4 ही ना होगा? हम्म, गया? हाँ हाँ सर। इजी था ना? हाँ तो फिर समझी जी साक्षी कैसे बनाइए। हाँ सर समझ गए, जो हम दोनों तरफ ठीक है, होमोजाइगस ही देख लिए थे। नहीं नहीं ठीक से देखो, ठीक है। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन गलत करवा लेता है नीट, है ना, इसलिए तैयार रहना है सब तरह के क्वेश्चन के लिए। हम लिख देते हैं फॉर्मूला, है ना। कुछ बच्चे सब है ना रईस टाइप के, ना कुछ रिप्लाई किया ना फिर कुछ देखा, क्या पता क्या पढ़ता नहीं पढ़ता, यही दिक्कत हो जाएगा बाद में, फिर कहेगा दरभंगे में नहीं माहौल में। कल बोल दिए थे ना कि देख करके बता दीजिएगा कि 3n पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। पढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, गलत करके आएगा तब। हम लिख देते हैं फॉर्मूला एक जगह पे, इफ फॉर फाइंडिंग how many type of gamete, ऐसे लिखे कि चलो सही है, देन नंबर ऑफ गैमेट बराबर टू द पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, उसके बाद एग्जांपल दे देते इसी में, इफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी कैपिटल पी और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके केस में क्या लेंगे, टू द पावर 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस है, 4 लिखेंगे। इस केस में देखो कितना हेटेरोजाइगस है, इसमें एक ही हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, इसको छोड़ ही देंगे, है ना, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे टू द पावर 1 लिख देंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जी, ठीक है। अब यही जगह पे कर दे, है ना, इन ए क्रॉस what number of possible offspring form, what number of possible offspring form, जब कोई क्रॉस हो और उसमें कितने तरह के बच्चे बने, इसका क्वेश्चन पूछ दे। what number of possible offspring form, then use number of offspring, है ना, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बराबर गैमेट ऑफ वन साइड, ऐसे लिखने तो तुम लोग समझ गए गैमेट ही की बात हो रहा है ना। इधर भी गैमेट ऑफ वन साइड, दोनों तरफ से टू द पावर n लेंगे जी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का बंदा है, क्रॉस कर रहा है सर कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, है ना जी। तो देखो यहाँ पे इसका गैमेट लिखोगी ना, ये तो 0 होगा, यहाँ पे टू द पावर 1 हो जाएगा ना, देखो ना एक ही है ना हिट हो जाएगा, इसमें 2 हिट हो जाएगा है, तो टू द पावर 2 लिखेंगे। अब जो गुना भाग करके आएगा तो 8 बच्चे बनेंगे इसके, करके देख लेना, किसी को शक होगा तो अपने से भी करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ना एक और फॉर्मूला है कि अगर आपसे ये कह दे फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीनोटाइप, है ना, फॉर फाइंडिंग टोटल जीनोटाइप, टोटल टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, है ना, in a selfing, है ना, in a selfing, तब आप क्या कीजिएगा, then use, है ना, आप इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू पावर n हो जाएगा। ध्यान रखना सेल्फिंग में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, मतलब दोनों तरफ माँ पापा का दोनों तरफ डीएनए सेम होना चाहिए, तभी ये यूज होगा। अब इसमें n क्या आता है, हर जगह n हेटेरोजाइगस है। आप कोई बंदा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल पी स्मॉल पी है, इसी को क्रॉस करा है किसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ। देन वी यूज, है ना, देन वी यूज 3 टू द पावर n फॉर जीनोटाइप फाइंडिंग, जीनोटाइप फाइंडिंग, जीनोटाइप का पता लगाने में। ये सब क्वेश्चन बनाओगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे आप इस तरह का, तब आपको दिक्कत हो रहा है, बट क्वेश्चन पे ये क्लियर हो जाता है। क्या हुआ, टाइप, है ना, और जीनोटाइप
फाइंडिंग, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे थे और इसी में हम लोग बात कर रहे थे कि आपको, एक मिनट, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आपको इसे एक फार्मूला लगाएंगे, 3 टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे और सीधे लिख देंगे आंसर का कितना हो जाए, 27 आएगा आंसर, करके देख लेना। पर अगर ऐसा केस हो जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल पी स्मॉल पी, क्रॉस विथ कैपिटल आर, कैपिटल पी, आपको कैपिटल पी या कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल वाई, तब आप ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते। नॉट यूज 3 टू पावर n फॉर फाइंडिंग व्हाट, फाइंडिंग टाइप ऑफ जीनोटाइप, ये लिख लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हम क्वेश्चन देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए फार्मूला समझिए। लास्ट फार्मूला है, इसके अलावा भी है कोई अन्य का फार्मूला बताओ तो, इसके अलावा भी कोई फार्मूला पढ़ी है ना। इफ एक एनसीआर पढ़े थे, एनसीआर n+1 वाला, ये वाला n × n+1, n डिवाइडेड बाय वो रिसेसिव के लिए, हाँ ये वाला, ये तो बता चुके हैं ना, ये बता चुके, और बहुत एक पहले और- क्लास में बताया। हाँ बोलो। अगर दोनों पेरेंट डिफरेंट हो, इफ बोथ पेरेंट डिफरेंट, देन आपको टू फाइंडिंग टाइप ऑफ जीनोटाइप बाय यूजिंग, है ना, टाइप ऑफ जीनोटाइप, है ना, बराबर हो जाएगा गैमिट ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई विद द गैमिट ऑफ अदर साइड। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी, ठीक है। लिख के दे देना तुम, है ना, व्हाट्सएप पे, देखेंगे कौन सा फार्मूला है। हालांकि इतना फार्मूला है ना। एक फार्मूला तो हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी पता लगाने के लिए कि कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, है ना। मतलब जब कोई जीन दे, है ना, जीन का 2 विकल्प हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस केस में कितना तरह का जीनोटाइप बना सकती हो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी ऐसे बना सकते थे ना। तो इसका एक फार्मूला है टू दी पावर, आपको किसमें, आपको n × n+1/2 है, n × n+1/2, तब टाइप ऑफ जीनोटाइप पता लगाने का। इसमें 1 और 2, ये क्या हो जाए, ये 2 n क्या हो जाए यहाँ पे, 1 और 2 फॉर्म, एलील का फॉर्म हो जाएगा, 2 × 2 + 1/2, काट कूट करोगे तो 3 आएगा। तो देखो 3 तो आ ही रहा था ना अभी, ठीक है ना, 1 2 3 करके। ये अलग फार्मूला है, इससे बाद में देखेंगे, इसे हम बहुत पहले वाला क्लास में पढ़ाए हुए, ऑनलाइन ही क्लास में पढ़ाए हुए, देख लीजिएगा। चलिए ये हो गया जी। अब एनसीईआरटी में आवे आप, है ना, ये सब बात था। अब एनसीईआरटी में हम लोग है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। फाइनली मेंडल खत्म हो गया। आज के बाद हम लोग मेंडल पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, मेंडल की बातों का आप गलियाना शुरू करना है, ठीक है। हालांकि हम लोग पीछे भी एक दिन हम लोग अच्छे से उसको गाली बक चुके हैं, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और, है ना, को डोमिनेंस और, है ना, मल्टीपल एलील के तौर पे, है ना। एक और एक्स्ट्रा क्लास सब में भी है, एपिस्टियासिस क्या होता है और सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है ना। हुआ तो आपको लिंकेज के बाद पढ़ा देंगे वो, एपिस्टियासिस, सप्लीमेंट्री, है ना, डुप्लीकेट जीन, है ना, ये सब, कपलिंग भी लिंकेज के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, कपलिंग और रिपल्सन, है ना, ये सब भी है जो सुनने वाला टॉपिक सब है। हालांकि आपके सिलेबस में लिंकेज पढ़ना है, उससे पहले भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ना है, ठीक है। असल में आप बोर्ड की वजह से देखते हैं ना, तो इसको हम झटके में खत्म कर देते हैं। जो मेंडल ने फैक्टर करके कहा, वही चीज क्रोमोसोम के साथ भी देखने को मिलता है। इसलिए सूटन और बोवेरी ने समझाया लोगों को कि मेंडल हो सकता है कि वो फैक्टर के जगह पे क्रोमोसोम देख के आ गया था और क्रोमोसोम को फैक्टर गिन रहा था। लेकिन थोड़ा अंतर है जी, आप लोग भी जानती हो कि एक फैक्टर एक ही चीज को बता सकता है, पर एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हल्का सा यही अंतर है, एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा डीएनए पाए जा सकते हैं, लेकिन एक डीएनए तो हमेशा अकेला ही रहेगा ना, आइसोलेटेड रहता है ना। तो हम लोग जो आज बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे है वो बात। एक्चुअली में इसमें असल एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाया है ना कि मतलब आप लोगों को यहाँ से जो देख रहा है, हेडिंग दिया यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पर थ्योरी यहाँ से स्टार्ट है, 1902 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इतना दूर के पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इतना दूर के पैराग्राफ में मेंडल का अनसक्सेस होने का कारण बता रहा है कि मेंडल अपने टाइम अपनी बातों को क्यों नहीं समझा पाया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अनसक्सेस जो रह गया था, मेंडल 4 वजहों से अनसक्सेस हो गया था। पहली बात कि उसने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं दे पाया, जो वो चीज बताना चाह रहा था ना,
तो लोगों को दिखा नहीं पाया कि भाई ने ये इसकी बात किया था। जैसे होता ना कि जिसके बारे में बता रहे हैं उसका फोटो दिखा दोगी तो और ज्यादा समझ में आ जाता है, तो वो उसका फोटो नहीं दिखा पाया, फैक्टर कैसा दिखता है ये बात मेंडल ने नहीं बता पाया लोगों को। और बायोलॉजी में मैथ का इस्तेमाल कर रहा था वो, जो कि सबके लिए एक अटपटा सा था। मतलब उस जमाने में लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि सर बायोलॉजी में मैथ भी आ सकता है जी, ठीक है। ये भी इसलिए भी लोग सब जल्दी नहीं बात को मान रहा था। 2 कारण हो गया। तीसरा कारण था क्या कि मेंडल है ना जीन के बारे में ये बोल दिया कि वो स्टेबल चीज होता है, मतलब बदलता नहीं है, मम्मी पापा से आएगा और वो आपको एक ही जैसा होगा, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, यही बोलता था मेंडल, जो कि साफ गलत है सर। नेचर में तो देखिएगा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है ना। एग्जैक्ट आप मम्मी पापा के जितने हाइट के ना हो सकते हैं, हो सकते हैं उससे कम हाइट के हो या उससे ज्यादा भी हाइट के हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जीन हमेशा स्टेबल नहीं रहते हैं, कुछ कभी कभी चेंज भी करते हैं। ये बात मेंडल को बताना चाहिए था, जिसने मेंडल ने नहीं बता पाया, ठीक है। चौथा कारण ये भी था कि मेंडल जो उस टाइम में जो पब्लिश किया था ना जी, ठीक है, तो लोगों को सामने में मतलब वो ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। मतलब बहुत चीजों को बारे में जब कोई पूछता था भाई इसको फिर से करिए मेरे सामने में, तो मेंडल मना कर देता था कि भाई हम 7 साल लगाए, 7 ईयर लगाए हैं, फिर से करेंगे तो हमको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। और मतलब मेंडल को डर लगता था कि दोबारा परफॉर्म करने में, ठीक है। यहाँ पे वही सब बात लिखा हुआ है। एक सेटिस्फैक्शन के लिए हम तेजी से बोल देते हैं, और आप लोग को भी इसको ध्यान से सुनना है ना, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रख सकती हो आप लोग, है ना। तो पढ़ रहे हैं, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। हम आपको जो नोट्स देंगे ना उसमें 1866 लिखा हुआ था, पर उसको काट के 1865 कर लीजिएगा। बट सेवरल रीजन, बहुत सारे ऐसे कारण निकले जिससे वो अनरिकॉग्नाइज रहा 1900 तक। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे मेंडल की बातों को 1900 ईस्वी तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो उसके कारण बताइए क्या बात हो गया कि जो मेंडल के लोगों को नहीं जान पाया। तो पहला कारण है, फर्स्ट वाज कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। ये बात हमसे छूट गया था अभी। उस टाइम में कम्युनिकेशन ही नहीं था। मतलब ऐसे अभी आज के दौर में है ना कि हम कुछ भी बोलते तो यूट्यूब फेसबुक के जरिए हम लोग पूरे वर्ल्ड को समझा देते हैं, तो उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ऑन दोज डे, है ना। इसलिए उसका बात को वाइडली पब्लिश नहीं करा पाया, क्योंकि मेंडल देखो देखते जबरदस्ती उससे छपाया था, कहानी सुनाए थे ना, तो सुने कहते मेंडल तो जबरदस्ती देने दूसरा मीटिंग में जाकर अपने लोगों को कन्विंस किया था, लोकले में रह गया था उसका मैगजीन। सेकंड क्या था कि कंसेप्ट ऑफ जीन, है ना, जो स्टेबल होता है एंड डिस्क्रीट यूनिट होता है, मतलब अलग थलग यूनिट है जो कंट्रोल करता है हमारे अंदर को, करेक्टर को जी, ठीक है। और नॉट सो एनी ब्लेंडिंग, वो कभी गायब नहीं होते हैं, ठीक है, ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंटेम्प्रेरी। मतलब ये एक तरह से आप गलत हो गया ना, तुम्हारे हिसाब से देखा जाए कि सर अगर डीएनए नहीं चेंज करेगा, है ना, इसका मतलब जो डीएनए मेरा है वही डीएनए सबका रह जाएगा। मतलब आगे जाके भले 50% चेंज करेगा पर 50% डिट्टो हो जाए। लेकिन ये भी देखते हो ना कि मिक्स रहता है उसमें, डीएनए चेंज भी करते हैं। मतलब वही म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, सब के बारे में अच्छे से वो नहीं बता पाया था मेंडल, ठीक है। तो ये लाइन भी अंडरलाइन कीजिए। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि मेंडल ने उसको जीन को स्टेबल बुला दिया था, मतलब फैक्टर को स्टेबल बोल दिया था और एक अलग थलग यूनिट बोल दिया था, और वो सपोर्ट करता था कंटिन्यूअस वेरिएशन को। मतलब ये एक्सप्लेन द अपरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन इन नेचर। मतलब आपको ये भी आपको वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंटेंट। आपको हम लोग सब जानते हैं कि नेचर में कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस वेरिएशन भी देखने को मिलता है जी, ठीक है। तीसरा है कि मेंडल अप्रोच ना यूजिंग द, लिखा आपको, मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना, इट टोटली न्यू था एंड अनएक्सेप्टेबल टू द मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट एट दैट टाइम। मतलब उसके जमाने में जितने भी जो बायोलॉजिस्ट थे वो जल्दी इनकी बातों को नहीं मानना चाह रहा था, क्योंकि इसमें मैथ का अप्लाइड हुआ था जी, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था, मेंडल आपको लिखा वर्क सजेस्ट दैट फैक्टर एज डिस्क्रीट यूनिट इट कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। ये उसका कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि फलाना केमिकल है जो, है ना, आपको स्टेबल फैक्टर के तौर पे काम करता है। मतलब डीएनए आरएनए के बारे में ये नहीं बता पाया था जी, ठीक है। इतना बात था जिस वजह से मेंडल की बातों को लोग नहीं समझना चाहते थे। लेकिन वही 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट, तीनों ने अपने अपने तरीके से, है ना, तीनों ने अपने अपने अंदाज में रीडिस्कवर किया। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, तीनों अलग अलग दुनिया में है, अपना अपना अलग अलग तरीके से खोज कर रहा है, अलग अलग बात कर रहा है, और मेंडल की बात को रीडिस्कवर कर दिया था। रिजल्ट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना, ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। और 1900 ईस्वी में माइक्रोस्कोप सब आ गया था, जिसकी मदद से वो लोग, है ना, आपको सेल डिवीजन करके लोगों को कन्विंस कर लेता था कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो क्रोमोसोम के अंदर में छुपा हुआ है, या क्रोमोसोम के ही जरिए कैरेक्टर कंट्रोल होता है, या न्यूक्लियस के अंदर ही कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। कुछ तो बोला ना, जबकि जीन बोलता था वो, मतलब फैक्टर बोलता था मेंडल, लेकिन ये तो कुछ बोला न्यूक्लियस सब फैक्टर सब में कंट्रोल होता है। दिस लीड द डिस्कवरी दैट, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी द
डबल एन आपको लिखा है, डिवाइड जस्ट बिफोर द ईच सेल डिवीजन, है ना। उन लोगों ने ये भी दिखाया कि न्यूक्लियस नाम का जो स्ट्रक्चर है वो डबल होता है और डिवाइड करता है, और सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी होता है जी, ठीक है। और उसने ये भी देखा कि क्रोमोसोम भी चीज है जो क्रोमोसोम में भी एक फीचर देखने को मिला जी, ठीक है। मतलब लोगों को आप कुछ कुछ क्लू मिल रहा है कि क्रोमोसोम ही है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या सब बोल रहे हैं। उसके बाद बाय द 1902 ईस्वी में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक साथ मिल करके, है ना, उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट पे ध्यान दिया। कब? जब मियोसिस हो रहा। देखना हम ये लाइन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई उसने किस तरह का क्रोमोसोम मूवमेंट देखा था, किस सेल डिवीजन में। तो आपको याद रखना होगा मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान उन्होंने क्रोमोसोम का एक मूवमेंट देखा, है ना। और वाल्टर और थियोडोर बोवेरी, आपको शूटेन और बोवेरी ने, है ना, नोट किया था कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, है ना। क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर क्या था, एक दूसरे के पैरेलल था जी, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ही जैसा था। एक्सप्लेन द मेंडल लॉ। और उन्होंने इसी की मदद से मेंडल की बातों को फिर से बताना शुरू किया। जैसे अभी एक तौर पे कहा जाना, जैसे आप लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे ही दे देते कि आप लोग जैसे पहले सिनेमा हॉल में जाके टीवी सब देखते थे, मतलब सिनेमा देखते थे और अच्छा लगता था, उसका साउंड सुनते थे तो ज्यादा फील होता था। लेकिन आप उतना ही बड़ा टीवी घर में खरीद के लगा लीजिए, एक नहीं आता बूफर वगैरह सब लगा लीजिएगा, तो वही फीलिंग आने लगता है। या एक देखोगे एक नया एक आया चश्मा टाइप का होता है, उसको VR इफेक्ट क्या कुछ कहते हैं उसको, एक नहीं देखते हो लगाया रहता है तो, है ना, तो उससे भी देखते हो तो वही फीलिंग आ जाता है। वही करा है कि मेंडल की बातों को या सिनेमा की ही चीजों को हम फिर से अलग तरीके से समझ रहे हैं जी। वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि क्रोमोसोम के जरिए, है ना, मेंडल की बातों को समझाना चाह रहा था कौन, शूटेन बोवेरी, है ना। और आपको एक बार खाली एनसीईआरटी याद दिला देना चाह रहा है कि आप 11th में माइटोसिस मियोसिस सुने हैं ना। रिकॉल द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, है ना। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर। हम सब जानते हैं डीएनए भी जोड़ा में होता है और क्रोमोसोम भी जोड़ा में होता है। 2 एलील ऑफ ए जीन, एक जीन के 2 एलील होते हैं जो कि पेयर में होते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम, याद कीजिए क्रोमोसोम भी आपको एक दूसरे के करीब रहते हैं, मतलब कुछ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है क्रोमोसोम और किसके बीच में, सबको अंडरलाइन कीजिएगा, इस सब लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग इसको देख के जाइएगा जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ थोड़ा गड़बड़ है लेकिन हल्का फल्का तुम याद करने के लिए कर सकती हो। जीवन फेस दिखा रहा है, गायब कर दिया है, G2 तो है और उसमें G2 में ही 2 क्रोमेटिड दिखा दिया, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी 11 में इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी चलिए इस सब पे अभी नहीं ध्यान देना है ना। और आगे बढ़ते हम लोग, और इस पेज में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक चर्चा किया है कि कौन क्रोमोसोम है कौन जीन है, इस पे एक चर्चा हो रहा है जी, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार मेंडल की बात को याद करते हैं, मेंडल क्या क्या बोला था जी। उसके बाद शूटेन बोवेरी ने उसके ही बराबर में क्या क्या बोला था जी, ठीक है। रुक जाइए एक मिनट, है ना साधन। देखिए मेंडल क्या बोला था, मेंडल बोलता था क्या, और शूटेन बोवेरी क्या बोला था, शूटेन एंड बोवेरी ने क्या बोला था। और इसमें हम लोग देखिए मेंडल बोलता था कि फैक्टर आर पेयर, फैक्टर, है ना, अकर्स इन पेयर, फैक्टर अकर्स इन पेयर। और ये भी बोलता था कि आपको फैक्टर सेपरेट करता था, फैक्टर सेपरेट करता था एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये भी सही है। तो सर क्रोमोसोम भी आपको वही ना है, क्रोमोसोम भी पेयर में रहता है, क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, ये किस में रहता है सर, अकर्स इन पेयर, ये भी आपको जोड़ा में रहता है। दूसरा ये सर आपको फैक्टर जो देखते हैं ये भी क्रोमोसोम भी सेपरेट करता है, क्रोमोसोम सेपरेट, है ना, आपको एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात था कि एक लाइन हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी बुक को देख करके, ठीक है, उसमें यहाँ पे है इंडिपेंडेंट पेयर व्हेन मोर देन, हम अपने तरीके से लिख रहे हैं, व्हेन मोर देन, है ना, वन पेयर फैक्टर, मोर देन वन पेयर फैक्टर
then independent factor separate या segregate independently to other factor with other factor। इसमें लिख रहे हैं one pair chromosome separate with other pair chromosome at the time of gamete formation at the time of gamete formation। ठीक है, अब इसमें देखो आपको तो लिख दिए बार बार क्रोमोसोम तो तुम लोग समझ रही कि कौन क्रोमोसोम का बात है। एनसीईआरटी क्या किया है, ए और बी लिख दिया है और आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ए लग रहा है कौन बी लग रहा है, कौन क्रोमोसोम ए है कौन क्रोमोसोम यानी कौन क्रोमोसोम के बारे में बात चल रहा है और कौन फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, ये लिखा है जी। ठीक है, देखिए आप हमसे पूछिएगा ना तो हम कहें ए और बी एक ही चीज है, लेकिन एलन में क्या बोला गया था कि ए है ना सर आपको जीन है, अब बी जो है ना क्रोमोसोम को बता रहा है। ठीक है, तो आप एलन वाला जो टेस्ट शब्द जो दीजिएगा या इवन आप ये भी याद रखिएगा कि कहीं ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हमको तैयार रहना होगा कि बी वाला जो साइड है वो क्रोमोसोम के लिए है और ए वाला जो साइड है वो किसके लिए है, जीन के लिए है जी। ठीक है, बट आप इसका आंसर अगर आप हमसे मांग रहे हो ना तो आपको जवाब देना होगा कि आपको कि ये सर आपको वो मैक्सिममली आइडेंटिकल है ना, बस लास्ट का स्टेटमेंट से ही तुम पता लगा सकती हो कि सर आपको एक क्रोमोसोम की बात हो रहा है, एक क्या सर आपको फैक्टर की बात हो रहा है। जैसे देखो हम आपको बोले भी थे ना कल कि अगर हम इस पे हम क्रोमोसोम बनाते हैं जी, कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर, तो सर क्रोमोसोम तो एक दो ही ठो है, तो क्रोमोसोम तो ऐसे अलग हो गया और ये जो है ना ये सर इसके साथ भी अलग हो रहा है, मतलब ये कैपिटल टी है ना सर आपको कैपिटल आर के साथ भी अलग हो सकता है या हो सकता है सर स्मॉल आर के साथ भी अलग हो जाए, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी अलग हो सकता है या स्मॉल आर के साथ भी अलग हो सकता है। और इस केस में देख रही थी कि एक क्रोमोसोम ऐसे है ये दूसरा क्रोमोसोम ऐसे है, मतलब ये क्रोमोसोम इसके साथ भी अलग हो सकता था, ये क्रोमोसोम है ना सर इसके साथ भी अलग हो सकता है जी। ठीक है, आप जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अलग होता है और जब आप फैक्टर की बात करते हैं तो सर एक ही क्रोमोसोम में दो फैक्टर है सर, ये भी अलग हो रहा है। अब एक बार और गौर करो ना कोई लड़का, कैपिटल टी लिख दीजिए, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर लिख दीजिए, कैपिटल जी लिख दीजिए और यहाँ पे भी कैपिटल टी लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखिए, कैपिटल पी लिखिए, स्मॉल टी लिखिए, है ना, और आप सॉरी कैपिटल पी लिख रहे हैं और हम मान लेते हैं के लिए कैपिटल जी लिख रहे हैं, कैपिटल जी लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं आपको कैपिटल स्मॉल पी लिख रहे हैं, स्मॉल जी लिख रहे हैं। थोड़ा अंतर देख रही हो कि अगर हम टी की बात करते हैं तो टी किसके साथ अलग होता है ना, आर स्मॉल आर के साथ ना, तो देखिए ये अलग हो रहा है सर किसके साथ, है ना, आपको आर जी और इसके साथ अलग हो रहा है, मतलब बगल वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हम जो बोलना चाह रहे हैं ये देखिए ना सर आसपास का डीएनए का अदला बदली होता है ना, जैसे टी और आर ऐसे लिखती हो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आसपास में ही ना बदला बदली कर रहा है जी। जबकि क्रोमोसोम को ले रहे तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम को लेकर के अलग हो रहा है जी। जब इसका गैमेट बनाओगी तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल जी और सर जी लिखे थे, यहाँ पे हम लोग आपको डब्ल्यू लिख देते हैं, स्मॉल डब्ल्यू। अब इसके बाद अलग हो रहा है किसके साथ, कैपिटल पी और स्मॉल डब्ल्यू के साथ, है ना जी। मतलब अलग सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पे टी और आर अलग हो रहा था, कैपिटल टी और आपको क्या था, आपको आर अलग हो रहा था, यहाँ पे कैपिटल टी आर अलोंग विथ स्मॉल जी, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी लिख रहा है कि यहाँ फैक्टर अलग होगा तो दूसरे फैक्टर के साथ, पर क्रोमोसोम अलग होगा तो क्रोमोसोम तो अलग हो ही रहा है सर, फैक्टर भी अलग हो रहा है जी। थोड़ा अंतर है जी, इसमें हल्का सा अंतर दिखेगा, आप समझिए ना समझे, पर आप ऐसे याद रखिएगा कि सर ये वाला हिस्सा जो है ना, इधर वाला हिस्सा ये क्रोमोसोम को लेकर के है और ये हिस्सा किसको लेकर के है, जीन को लेकर के है। हम तीसरा लाइन से समझ जाएंगे, जीन है ना आसपास में ही अदला बदली कर सकता है, पर क्रोमोसोम है ना सर दूसरे के साथ अदला बदली करता है सर, मतलब दूसरे के साथ अलग होता है, अलग होता है, अदला बदली नहीं, अलग होता है जी। ठीक है,
यहाँ अलग हो रहा है सर, लेकिन बदला अदल बदल के अलग हो रहा है जी, ठीक है। अब पढ़िए इसको आप, है ना, ये हमेशा पेयर में रहता है और क्रोमोसोम भी पेयर में रहता है जी। और सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये दोनों जो देखते हैं आपको, वन ऑफ द पेयर ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, दोनों में से एक हिस्सा किस में जाता है, गैमेट में जाता है। इसमें भी वही बात है, क्रोमोसोम में भी सर क्या होता है, दोनों में से एक हिस्सा किस में जाता है, गैमेट में जाता है जी। और इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, मतलब इंडिपेंडेंट पेयर जो देखते हैं ये आराम से अलग होता है आपको एक दूसरे से जी, ठीक है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट विद अदर पेयर, यहाँ पे एक पेयर है, देखो ये पेयर और ये पेयर अलग हो रहा है सर इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहा है। पहले पढ़ा यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब ये कैपिटल टी कैपिटल आर में अलग हो रहा था, टी और आर में अलग हो रहा था, ये टी और आर के साथ भी जा सकता है और टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता था जी, ठीक है। दोनों में अंतर है जी, ठीक है। पढ़ा पाए कि नहीं पढ़ा पाए, लेकिन ऐसे समझोगी, ठीक है। क्या जी, हेलो, हाँ, गया, आया। थोड़ा बहुत देखिएगा, इस पे अपने से भी थोड़ा मान लगा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा देर बाद, टाइम है कि चला गया, देखो तो कितना टाइम है, 9:34। 34। आज ही पढ़ेगी फिजियोलॉजी, डाइजेशन। आप तो डाइजेस्ट वो जटकल है एकदम से, उसको डाइजेस्ट पूरा करवा देते, खत्म हो जाता। उसको कोई आता कहाँ है। अच्छा वो हो जाएगा, पर 1-2 चैप्टर है ना, जैसे इसमें 18 चैप्टर में कार्डियक साइकिल है, वो सब अजीब है, समझे नहीं आता है कि बार पढ़े हैं तो, इसीलिए बोलो जल्दी खत्म होगा तब तो वहां पहुंचेंगे। अच्छा, इतना हम पढ़ा रहे हो तो मेरा हालत खराब हो रहा है, सुबह से लेकर लगातार लग जाते हैं इसमें। उसमें डाइजेशन में वैसे भी नहीं बचता था टाइम, एनर्जी ही नहीं बचता था लास्ट आते आते। ऐसे आज से पढ़ाएंगे वो मियोसिस। वही हम कल बोले थे कि आप भेजेंगे, नहीं आया तो बोले लेक्चर भी कहीं नहीं डालेंगे, नहीं वो भी नहीं पढ़ाए, मूड नहीं बना। मूड पे काम होता है। हाँ तो क्या, चले देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक थर्ड एक याद कीजिए आप, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसी को हम लोग एक बार याद करते हैं, कल भी हम बताए थे आपको ये, वन पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट विद अदर फैक्टर इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन one factor separate with other factor independently at है ना, independently and get randomly arrange in ऑफ स्प्रिंग है ना, ये रैंडमली अरेंज हो जाता है किसमें, आपको ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। अब सेम बात, इतना दूर का ही बात को फिर से बोला जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग टू है ना, आपको सूटन एंड बोवेरी के अकॉर्डिंग है ना, सूटन एंड बोवेरी भी यही बात को बोला कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन one homologous chromosome separate with other homologous chromosome, separate with other homologous chromosome, मतलब at the time of gamete formation one homologous chromosome separate with है ना other homologous chromosome है ना at the time of है ना gamete formation, the homologous chromosome and get randomly arrange किया जाता है, arrange in
ऑफ स्प्रिंग, ये ऑफ स्प्रिंग में अरेंज हो जाता है जी, ठीक है। तो गौर करोगी दोनों में अंतर है। अगर आप इसको पढ़ोगी ना और 11th के साथ जोड़ोगी तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है जी, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, अदला बदली डीएनए का हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। जबकि इसका जो देख रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं सर, इसका मतलब होता है सर मियोसिस डिवीजन हो रहा है सर, मियोसिस डिवीजन हो रहा है सर, ठीक है। दोनों में अंतर है विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसमें आगे मियोसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर डीएनए अलग हो गया, ये बात तो तय है। इस केस में एक फैक्टर अलग हो रहा है दूसरे फैक्टर के साथ, है ना। तो इसको ही कहते हैं हम लोग अदला बदली होना। तो देखो ना, ऐसे कुछ हो रहा है बात। यहाँ अगर इसकी बात करोगी तो क्रोमोसोम ये है, कैपिटल आर यहाँ पे है, स्मॉल आर यहाँ पे है, कैपिटल वाई यहाँ पे है, स्मॉल वाई यहाँ पे है सर। देखो ये वाला हिस्सा इधर चला जाए, ये वाला हिस्सा इधर चला जाए। देखो यहाँ पे भी कैपिटल आर लिख देते हैं, क्योंकि देखो सिस्टर क्रोमैटिड है ना। क्रोमोसोम ऐसा थोड़ी होता है, तो मियोसिस के दौरान या माइटोसिस के दौरान ऐसा बनता है, बड़ा कर देते फुटरा। थोड़ा 11th यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे आर और वाई, यहाँ पे भी आर और वाई। इधर क्या था आपको, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो इमेजिनेशन करो कि अगर हमको कुछ नया बनाना है, मेंडल यही बोलता था कि जब भी कोई ऐसा केस आएगा डीएनए का अदला बदली होता है ताकि कुछ नए तरह के बच्चे जन्म ले, 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप के बच्चे जन्म ले। देखो ये वाला अदला बदली नहीं करेगा। मेंडल बोलता था कि बस अगले यानी कि दाएं बाएं का ही अदला बदली करेगा, मतलब आर वाई एक वैसे ही रह जाएगा। ये वाला अदला बदली कर सकता है। तुम कहोगे दोनों को उठा के इधर कर देंगे तो बात बराबर ही रह जाएगा जी। अदला बदली करने तो एक ही क्यों ना अदला बदली करोगी, ये आर वाई इसके साथ अदला बदली कर दे तो यहाँ पे एक स्मॉल वाई आ जाए, यहाँ पे कैपिटल वाई आ जाए। तो गैमिट बनाए तो हम इसका आधा करेंगे ना, गैमिट तो इसका टूटता है। एक क्या हो जाएगा आर वाई, एक हो जाएगा आर स्मॉल वाई, एक हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो 4 गैमिट बना ना, ऐसे ना 4 गैमिट बनता है जी। तो ये इस केस में, लेकिन आप इस केस को देख रही हो तो इसमें से अलग बात है सर। यहाँ पे क्या है सर, आपको 4 क्रोमोसोम ऐसे लेंगे हम लोग इस तरह का। अब इस केस में तुम आप ऐसे लिख सकती हो कैपिटल आर, है ना, और स्मॉल आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, है ना। देख रही थी यहाँ पे क्रोमोसोम में अदला बदली हो रहा था, अब यहाँ पे 2 अलग अलग क्रोमोसोम में अलग हो रहा है जी। अब देखो इसको हम लोग जब मियोसिस के दौरान देखेंगे, याद कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के लिख रहे हैं, अब नहीं समझ में आया तो फिर आप एनसीईआरटी का फोटोग्राफ देखिएगा। देखिए ये यहाँ पे हम क्रोमोसोम देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम तो हमेशा अपने ही जैसा दिखता है ना। पहला क्रोमोसोम जैसा दिखेगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम के जरा बराबर दिखेगा जी, ठीक है। अगर आप इसको आर मान नहीं हो, इसको स्मॉल आर मान नहीं हो, बात मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आर वाई मानते थे कि स्मॉल वाई भी मान सकते हैं। जब मेटाफेज आता था, याद कीजिए सब आदमी, है ना, मेटाफेज आएगा तो उसमें क्या देखते थे, एक ऐसे लटकता था ना, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाके इस तरह से अरेंज हो जाता था ना। पर यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मेरी मर्जी है, हम किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई लड़का इसी में सवाल उठाएगा, सर आप कैपिटल वाई इधर क्यों लिखे, नीचे लिख सकते थे ना। हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी तो दोनों है, इधर लिखेंगे तो क्या अलग होगा। अगला स्टेप में जब तुम 2 सेल बनाओगी तो एक आर वाई अलग होगा, एक क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग होगा, ये तो हो सकता है। कोई लड़का इसी में डिबेट कर, नहीं सर हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता था कि मान लीजिए सर आप आर स्मॉल आर वही रहने दीजिए, स्मॉल वाई ऊपर कर दीजिए और कैपिटल वाई को नीचे ले आइए, तब केस में क्या दिखेगा, एक होगा आर स्मॉल वाई, एक क्या दिखाई देगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो यही चीज ला रहे हैं, पर इसमें क्या था क्रोमोसोम में हो गया था, यहाँ पे क्या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में अदला बदली हो रहा है जी। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब स्टूटेनबोवेरी बोलता था क्या एक ही क्रोमोसोम में सब कुछ नहीं है, अगल बगल के क्रोमोसोम में भी बहुत कुछ होता है, उसको लेकर के अलग किया था। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मस्ट आपको फॉलो होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में फॉलो होगा। जबकि मेंडल बोलता था हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्रोमोसोम नाम का कोई चिड़िया होता ही नहीं है, सब एक जगह पर बैठा होता है, सब एक ही जीन पे रहते हैं, मतलब आगे बगल में रहते हैं, सब अपने अपने में ऐसे रिएक्टर कैसे बनाता है जी, ठीक है। जबकि उसने बताया, देखो अंदाज बदल गया जी बोलने का, नहीं कहते भी था पहले भी कि बस आप चेंज कर देते बोलने का अंदाज को, ठीक है। यहाँ पे नहीं था, अभी सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया था ना कि वो एक ऐसे देख रहा था, ये ऐसे देख रहा है, फीलिंग तो दोनों को एक के जैसा आएगा, कभी एक्सपीरियंस करके देख लेना। तो यहाँ देख रही हो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहा है, यहाँ क्या देख रहे थे एक ही जीन में अलग हो रहा था जी, ठीक है। तो स्टूटेनबोवेरी लोगों को यही समझाना चाहता था कि मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बोलता था कि एक जीन दूसरे जीन के साथ अलग होता है। एक्चुअली में वो ऐसे अलग नहीं होता है,
ऐसे अलग होता है जी, ठीक है, जिसमें आपको दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम लेना होगा अलग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसी को कलर, देखिए एनसीईआरटी पढ़ोगी ना, एनसीईआरटी में कलर बना के समझा दिया है, जैसे इस सबका कलर दिए दिया है, ठीक है। ये आपको रेड ब्लू है, एनसीईआरटी देखोगे तो देख सकती हो चाहे तो। तो हम अपना जैसे बोल रहे हैं, ये क्या था आपको, एक मिनट, एक मिनट, एनसीईआरटी बुक है, बकवास टॉपिक है, नहीं समझा पाए तो भाग जाना इसको छोड़ खा के, ठीक है। उसके बाद ये जो है दूसरा हम ले लेते हैं, ये पहला वाला इसके साथ है ऐसे, और दूसरा वाला क्या था सर, आपको मान लेते हैं सर ये वाला है ना, ये 11th का है थोड़ा बहुत, ये इसका था, ये रेड, और ये क्या था सर आपको ग्रीन था। तो पहला केस में क्या होता, पहला केस में ये सिचुएशन आ सकता था कि सर ब्लू वाला है ना किसको साथ लेके चल जाए, रेड को लेके चल जाए, है ना, ब्लू वाला है ये, और इधर क्या देख रहे हैं हम लोग, ब्लू वाला हुआ ये, ब्लू वाले के साथ क्या देख रहे हैं हम लोग, ब्लैक है ये, नीचे में ब्लैक, और ये हुआ सर रेड के साथ जा रहा है ब्लू वाला, अगला स्टेप में रेड के साथ अलग होगा और ये ग्रीन के साथ अलग होगा जी, ठीक है, जो कि ऐसा होगा आगे जाकर के, है ना। एक होगा सर रेड विथ क्या हो जाएगा ब्लू, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना चाह रहे हैं हम तुमको क्रोमोसोम के नजर में से, है ना। एक हो जाएगा सर क्या आपको ब्लैक विथ ग्रीन, ये ना होगा, ब्लैक होगा और ग्रीन होगा, ब्लैक और ग्रीन होगा, ऐसा कुछ। फिर आगे जाके तोड़ोगे मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 में क्या ये रेड आपको इस तरह से हो जाए 4, पर कोई लड़की कहेगी ना सर हम ऐसा क्यों माने आपकी बात को, हो सकता है ऐसा भी तो कि ब्लू वाला किसके साथ चला जाए ग्रीन के साथ, ब्लू वाला किसके साथ जाए ग्रीन के साथ, और ब्लैक वाला जाए किसके साथ, है ना, ब्लैक वाला जाएगा है ना रेड के साथ। कोई ये भी सोच रहा होगा कि सर इसको नहीं बदल रहे आप, इसको बदल रहे, भाई बदलोगे तो वही बात रहेगा, करके देख लेना, दोनों को भी बदल दोगे तो वही बात आ जाएगा, है ना, एट द टाइम नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, आप ब्लू है और ब्लू के साथ क्या आ गया ग्रीन आ गया, और एक और सिचुएशन क्या हो जाएगा ब्लैक, और ब्लैक के साथ क्या आ जाएगा सर रेड, है ना, ब्लैक होगा और ब्लैक के साथ क्या आ जाएगा, है ना, रेड का आपको आ जाएगा सिचुएशन। मतलब कोई भी केस हो, है ना, बच्चा अलग जैसा दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम भी वही करता है जो आपको जीन करता है, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम भी शो करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन भी शो करता है। बस सूटन बोवेरी बोलता था क्रोमोसोम दूसरे वाला होना चाहिए, अपना ही क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। मेंडल भी तो यही बोला था ना कि कैपिटल टी होना चाहिए, स्मॉल टी या कैपिटल आर, यानी कि इसके साथ अलग होगा। मेंडल भी वही बात बोला था, लेकिन आप अलग अंदाजा, ये इसके साथ अलग होगा या इसके साथ अलग होगा, पल्ले पर आए, कभी अपने के साथ अलग नहीं होगा जी, पल्ले पर रहा है कैपिटल टी यहाँ लिखोगे स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो बात तो वही है सर, आप एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अंदाज अलग है जी, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको भी, कुछ खास नहीं है, असल में आप लोग लिंकेज पढ़ना चाह रहे हैं, लिंकेज ही मेन होगा। देखिए ये वाला पेज है आपको कि जब आप लोग होमोलोगस क्रोमोसोम को देखते हैं, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए आप लोग का, इसको बंद करके तब पढ़ोगी, प्रोबेबिलिटी 1 को समझने की कोशिश करोगी, जब ये समझ में आता है तब प्रोबेबिलिटी 2 पे देखेंगे। पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग द लिखा एनाफेज 1, एनाफेज याद रखना, एनाफेज के दौरान ही होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होता है जी, ठीक है, एनाफेज याद आ रहा है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम कैपिटल टी आई स्मॉल टी कब अलग हो जाता है, जब एनाफेज होता है तब, एनाफेज फर्स्ट, रट्टा मारिएगा, द टू होमोलोगस पेयर जो है अलाइंग एट मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, आपको यहाँ पे टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम डिफरेंट कलर, है ना, कलर से समझाया है ना, आपको द लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो देख रहे हैं लेफ्ट और राइट कॉलम, द लेफ्ट कॉलम देखो पॉसिबिलिटी 1, जिसमें ऑरेंज रंग का क्रोमोसोम जो है, ऑरेंज टाइप का जो क्रोमोसोम देख रहा है वो किसके साथ आपको दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन के साथ दिखाई दे रहा है, ऑरेंज एंड ग्रीन आर सेग्रीगेट टुगेदर, बट द राइट साइड में जब आप इसको बंद करके आप इधर देखोगी, राइट साइड में ऑरेंज किसके साथ दिखाई दे रहा है, रेड के साथ दिखाई दे रहा है, और तब अलग हो रहा है जी। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाते हैं। इतना बात बोला था कौन, है ना, सूटेन और बोवेरी, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया, बोल के तो निकल दिया, पर प्रूफ करने के लिए मॉर्गन को ले आया। सूटेन बोवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग क्रोमोसोम वुड बी आपको सेग्रीगेशन पेयर फैक्टर कैरिड मतलब ये हो गया, सूटेन बोवेरी ने अपने नॉलेज की मदद से मेंडेलियन प्रिंसिपल को कन्वर्ट करवा लिया किसमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। हालांकि इसका प्रूफ नहीं दे पाया, वो प्रूफ कौन दिया, है ना, आपसे पूछेगा, ये पूछ चुका है मेडिकल में कि सिंथेसिस आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन और उसके साथियों ने मिल करके
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था किसको, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, यही नाम याद रखना है। उसके बाद आप डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उन्होंने साबित किया था जी, ठीक है। मतलब ये भी ध्यान रखोगी तुम लोग कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तभी प्रूफ होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जी, ठीक है। मॉर्गन वर्क आउट विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई, मॉर्गन ने किस सैंपल पे स्टडी करके ये निकाला था, तो फ्रूट फ्लाई पे स्टडी करके निकाला था जी। सेम नहीं था कि एक और भाई का सपोर्ट मिल जाता और ज्यादा मदद मिल जाएगा, तो इसी को एक और सपोर्ट दिया था बेटसन नाम के व्यक्ति ने। उसने है ना आपको लेथायरस, लेथायरस एक तरह का खेसारी का पौधा होता है, एक दाल सुनोगे खेसारी का दाल, उसको स्वीट पी भी बोलते हैं, तो स्वीट पी पे ये है ना एक्सपेरिमेंट करके साबित किया था लेथायरस नाम के व्यक्ति ने, मतलब ये वेटसन नाम के व्यक्ति ने। खैर छोड़ो उसको। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है विच इज आपको फाउंड सिंपली फॉर दिस स्टडी, मतलब उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को साबित करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मतलब फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था जी, ठीक है। और फ्रूट फ्लाई ही क्यों लिया, यहाँ पे कारण दिया भाई, कारण आपको खुद पढ़ना है। कल का क्लास बहुत वीवीआई होगा जी, लिंकेज कल पढ़ेंगे हम लोग, कल के लिए रखते हैं है ना, कल रहने दीजिए इसके लिए, कल लिंकेज पढ़ना है हम लोग को जी, ठीक है। रहने दो यहीं तक, कल का क्लास मिस मत करना, आज बोरिंग किया लेकिन कल अच्छा है क्लास, कल लिंकेज पढ़ना है जी, ठीक है। मेन है लिंकेज, शुरू करेंगे कल, रहने दो यहीं तक। आप डीपीपी दे सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, पढ़ाइएगा क्या हुआ फिर, कि नहीं? क्या चीज का, क्या चीज, ये कितना पढ़ेगी रे, इतना पढ़ो ना, पढ़ो ना इतना, बस हो गया था, अब कितना पढ़ेगी। फिर 5-10 मिनट नोटिस देंगे तब देखना, ह्यूमन फिलोलॉजी का नोटिस देंगे तब, फिर 5-10 मिनट में ताकत आया तो भेज दीजिएगा, बोले थे कल भेज देंगे, नहीं भेजे थे। नहीं भेजे, किसी को नहीं भेजे, भेज देंगे, पक्का भेजेंगे, बनाएंगे तो भेज देंगे, याद है, अब टेलीग्राम भी यूज करते हैं।